आज यहाँ आकर गंगा जी के चरणों में खड़े होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुरू करने से पहले गंगा जी को मेरा प्रणाम। मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर गंगे। ये एक पवित्र भूमि है। यहाँ आकर खुशी होती है और देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति दिल में श्रद्धा भी जागती है। आज मैं यहाँ चुनाव के मौके पर यहाँ आई हूँ। चुनाव वो समय होता है जिसमें हमें सच्चाई को ठीक तरह से समझना चाहिए। वोट डालने का समय होता है, लेकिन हिसाब लेने का समय भी होता है। इस समय हमें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप जनता हैं, देश को बनाने वाले आप हैं, और जो आप चुनने जा रहे हैं, जिस सरकार को आप चुनने जा रहे हैं, उसको अगर आप सोच समझकर पूरे विवेक से नहीं चुनेंगे तो आगे के जो 5 साल हैं, जो आपका भविष्य है, वो संकट में आ सकता है। आज जब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए आपके सामने नेता आते हैं तो मैं उनके भाषण सुनती हूँ। मैं भाजपा के नेताओं के भाषण भी सुनती हूँ, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण सुनती हूँ। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे आपकी जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उससे कम ताल्लुक है। मतलब आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें ज़्यादा होती हैं। मैं आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये आपका भविष्य तय करने जा रहा है। इसमें आप अपने मुद्दों को सर्वोपरि रखिए। आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या संघर्ष हैं, आपकी कौन सी मुश्किलें हैं, उनका समाधान कौन दे रहा है, कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है, इसको ठीक तरह से समझकर अपना वोट दीजिए। अब आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कौन बताएगा? बेरोजगारी की महंगाई, बेरोजगारी आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मोदी जी के भाषण सुने आपने? सुने? नहीं सुनना। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, मोदी जी जवानों की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, लेकिन रोजगार के तौर पे उन्होंने दिया क्या है? पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है। आज आईआईटी का ग्रेजुएट भी, उसको भी प्लेसमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि आज मात्र 30% आईआईटी के ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट मिल रहे हैं। आईआईटी के ग्रेजुएट के लिए भी रोजगार ढूंढना अब मुश्किल हो गया है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की जो नीयत है और जो नीति है वो रोजगार बनाने की नहीं रही। आप अगर देखेंगे तो रोजगार कहाँ से आते थे? बड़े बड़े पीएसयू से आते थे। बड़े जो कारखाने होते हैं, जो सरकारी पीएसयू थे, उनसे आते थे। छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसों से आते थे, जो अपने छोटे दुकानदार हैं या कोई अपना छोटा फैक्ट्री खोलता है, जो भी कारोबार हो उसमें जो रोजगार मिलता था। और खेती किसानी से आती थी। ये 3 माध्यम थे रोजगार बनाने के। और अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने क्या किया? सबसे पहले आप देखिए कि जो पीएसयू थे, बड़े बड़े कारखाने थे जिससे तमाम जॉब्स मिलते थे,
उनको तो इन्होंने सौंप दिया अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को, चाहे हवाई अड्डे, चाहे रेलवेज हो, चाहे कुछ भी हो, बंदरगाह हो। अपने गिने चुने जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको या तो सौंप दिया गया है या फिर सौंपने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो चले गया इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के पास। सरकारी जो जॉब्स थे वो कम हो गए। जो छोटे और मध्यम साइज के जो बिजनेस थे उन पे पहले नोटबंदी थोपी गई। आपको बताया गया कि देशभक्ति है, आप कतार में खड़े हो जाओ। आपने किया भी, आपने पूरा विश्वास किया कि भाई काला धन वापस आ जाएगा। अब पता चल रहा है वो काला धन कहाँ गया। अब पता चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंदा भाजपा को मिली है उसको दिखाओ, पूरा दिखाओ, पारदर्शी बनाओ, उसकी लिस्ट बताओ। अब उसमें पता चल रहा है कि काला धन कहाँ पहुंचा। सबसे चंदा ली है, सबसे ज्यादा इन्होंने ली है। जो गुजरात में पुल गिरा, जो पुल बना, जिसने पुल बनाया था उससे इन्होंने चंदा ली। जहां जहां बड़े बड़े ठेके, सबसे चंदा ली। कोविड में आपको वैक्सीन लगी, हाथ उठा के बताओ। वैक्सीन की कंपनी से चंदा ली। तो अब पता चल रहा है कि काला धन गया कहां और नोटबंदी क्या थी। लेकिन नोटबंदी का नुकसान कौन झेल रहा है? मोदी जी, मोदी जी, भाजपा के नेता, आप झेल रहे हो। ये छोटे दुकानदार, ये जो दुकानें हैं यहां, छोटे बिजनेस, उसके बाद जीएसटी आई तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस वाला है, उसको तो लगभग आपने खत्म कर दिया। वो रोजगार नहीं दे सकता। खेती किसानी पे आई है। किसान जीएसटी पे इतना खर्चा कर रहा है, इतनी महंगी हो गई है सारी चीजें उसके लिए, चाहे खाद हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे जिन चीजों पर जीएसटी हो वो। तो किसान इतना तरस रहा है, महंगाई से इतना उसको दबा दिया गया है कि वो कमा नहीं पा रहा है। तो वो कमा नहीं पा रहा है तो खेती किसानी में रोजगार भी घट रहे हैं। तो इनकी जो नीति है वो रोजगार घटाने वाली नीति है। इन्होंने आज तक आपको एक विजन नहीं दिया है कि रोजगार बनाएंगे कैसे। कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में सरकार में आई, हमने उन प्रदेशों में गारंटी दी थी कि हम सरकारी पद भरेंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रदेश में लाखों सरकारी पद खाली पड़े थे भाजपा की सरकारों में। आज भी केंद्र की सरकार के जो पद हैं उनमें 30 लाख खाली पद हैं। तो आप बताओ, देश में तमाम बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके माँ बाप चाहे खेती करते हो, चाहे सैनिक हो, चाहे कुछ भी हो, उनको मुश्किल से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, पैसे इकट्ठे करके ट्यूशन की फीस दिलवाते हैं, एग्जाम करते हैं रोजगार के लिए। कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है, एमए करता है। पढ़ाई लिखाई तो सबकी लगभग पूरी हो जाती है अपने माता पिता की मेहनत से। फिर क्या होता है? रोजगार मिलता ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि 30 लाख खाली पद हैं केंद्र सरकार में और उसके अलावा हर प्रदेश में प्रदेश सरकार के पद खाली हैं, लेकिन आज तक भरे नहीं गए हैं। बेरोजगार बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढते हैं और जहां रोजगार मिलना चाहिए वो पद खाली पड़े हैं। तो पद भरने की भी इनकी नियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो जो 30 लाख खाली पद हैं केंद्र के, वो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम उनको भरना शुरू करेंगे। देखिए हम समझ रहे हैं कि इन 10 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान किसने झेला है। इस देश के गरीब, किसान, नौजवान, इस देश की महिलाओं ने झेला है। और क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम इस चुनाव में कुछ ऐसी घोषणाएं हमने की हैं जो हम पूरी करके आपको दिखाएंगे। इसीलिए हमने उनको गारंटी का नाम दिया है। हमने जिन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी, आपने देखा होगा, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में,
हमने कुछ गारंटी चुनाव से पहले दी थी। हमने कहा था कि कर्नाटका में हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देंगे, वो देना शुरू हो गया है। हिमाचल में देना शुरू हो गया है। हमने कहा था ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू हो गया उन प्रदेशों में। इस तरह की जो गारंटी है, जो हमने करके दिखाई है, वही गारंटी हम इस चुनाव में आपके सामने लाए हैं। और उनमें से मैं कुछ सुनाना चाहती हूं आपको। जो बेरोजगारी है देश में, इसको हम समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की हमारी तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से आपको मिले। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 5000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा जिससे जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है, उसको फंडिंग मिलेगी। पेपर लीक यहां भी हुए हैं और अन्य प्रदेशों में हुए हैं। अब पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि आप मेहनत करते हैं, आपके माता पिता फीस को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन्स करवाते हैं, और फिर भी जब आप पेपर देते हैं तो आपको कुछ पता नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, पास भी होगे कि नहीं। पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं, 20-20 लाख में नौकरियां बिकती हैं और आप कहीं के नहीं रहते। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम पेपर लीक का एक कानून निकालेंगे और एक जॉब कैलेंडर निकलवाएंगे जिसमें जिस दिन नियुक्ति होगी उसका डेट पहले से लिखा होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसका डेट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका डेट। और अगर इधर उधर किसी अधिकारी ने करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक कानून लाएंगे हम। आपके प्रदेश से बहुत पलायन होता है। मैं अभी रामनगर में थी, वहां मैं कह रही थी, दिल्ली में उत्तराखंडी लोग बहुत हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और विदेश में भी, और वो इसलिए पलायन करके वहां जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है और वहां मुश्किलों, संघर्ष का जीवन है। अपने पूरे परिवार को कोई ला पाता है, कोई नहीं ला पाता। किसी को अपने परिवार को छोड़ के वहां जाना पड़ता है। साल में मात्र 1-2 बार घर आने को मिलता है। घर आने को मिलता भी है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत संघर्ष है। तो पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन की स्कीम्स है और जो पर्यटन को बढ़ावे देने के लिए जो स्कीम्स है वो बनाई जाए, और हम चाहते हैं कि यहाँ की खेती को मजबूत किया जाए। तो यहाँ पे जो बंजर वादियाँ हैं उनमें क्लस्टर फार्मिंग के लिए हम इंतजाम कराना चाहते हैं और यहाँ की जो जमीन के जो कानून हैं उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश भी आपके जैसा प्रदेश है, पहाड़ों का इलाका है, वहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग के जरिए आजकल हल्दी, सेब, मशरूम वहाँ उगाया जाता है और वहाँ से आयात निर्यात किया जाता है उसका। तो उसी तरह से हम यहाँ कराना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपके ज़मीन के कानून हैं वो कमज़ोर किए गए हैं। और अगर मैं कह रही थी कि जो केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम नीतियाँ उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं, तो ये भी एक इस तरह की नीति है कि आपके कानून कमज़ोर करके वो जो आपकी ज़मीनें हैं वो बाहर के लोगों को बिके और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिके ताकि फिर उन्हीं का फायदा हो। तो हम चाहते हैं कि आपके जो खुद के यहाँ के कानून हैं उनको हम मजबूत बनाएं। किसान की सम्मान निधि की बड़ी बात करते हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आपको सिर्फ सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा मिले। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, जो मिल रहा है वो अच्छा है, वो भी मिले, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप खुद अपनी कमाई कर पाएं। यहाँ के जो किसान हैं अपने पैरों पे खड़े हो पाएं और जो जितना मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उसकी जो कीमत है वो उनको मिले कि वो अपना जीवन मजबूत बना पाए, अपना भविष्य मजबूत बना पाए। इसीलिए हम चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे
कि एमएसपी एक कानून बन जाए। इसके साथ साथ खेती के जो सारे सामान हैं, आज आपको उन पर जीएसटी देना पड़ रहा है। इसीलिए आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं और महंगाई बहुत बढ़ रही है आपके लिए। हम सारे किसानों के जो सामान हैं जिन पर आज जीएसटी है, उन सबको जीएसटी मुक्त करेंगे। आपने देखा होगा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन जो गिने चुने बड़े उद्योगपति मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, उनको आपको मालूम है कितना लोन माफ किया गया है? बताइए, कितना लोन माफ किया गया है? 16,000 करोड़ रुपए लोन माफ किए हैं उनके। आपने देखा टीवी पे किस तरह से शादियां करा रहे हैं? देखा? देखा नहीं देखा? देखा ना? और किसान कैसे शादी कराता है? किसान कैसे शादी कराता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। ऋण लेके कराता है, पैसे नहीं बचते उसके पास, ऋण लेता है। मैंने यूपी में देखा है 10-10 हजार रुपयों के लिए आत्महत्या कर रहा है किसान, क्योंकि दे नहीं पाया। उसकी बच्चियां रोती हैं। 40,000, 50,000 रुपयों के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि किसान के लोन माफ नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो जरूरत ही नहीं है, उनके पास इतने 1,000 करोड़ रुपए पहले से हैं, लेकिन उनके लोन माफ हो रहे हैं, किसानों के माफ नहीं हो रहे हैं। किसान मर जाए, किसान गरीबी के दलदल में धंसा रहे, इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि कृषि ऋण के माफी के लिए एक स्थायी आयोग बने, ताकि ये एक चुनाव की बात नहीं, एक सरकार की बात नहीं, लगातार जब आप ऋण लेंगे तो आपके ऋण माफ होंगे। एक नई कृषि की आयात निर्यात की हम नीति लाना चाहते हैं, जिससे आपका फायदा हो, किसी बड़े उद्योगपति का नहीं। आपको मालूम है हिमाचल में सेब उगाते हैं। मोदी जी ने क्या किया? सेब के सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए। अडानी जी के पास सारे कोल्ड स्टोरेज हो गए, तो बताओ सेब का दाम तय कौन करेगा? अडानी जी। तो सेब का दाम तय करेंगे बड़े उद्योगपति, किसान क्या करेगा? किसान को तो मिलता ही नहीं है सही दाम। तो ये चल रहा है इस देश में। आप इन बातों को अगर ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, तो आप इसी तरह से आगे के 5 साल निकालेंगे, जिस तरह से आपके पिछले 10 साल बीते हैं। आपको टीवी पे, होर्डिंग्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं। देखते हैं ना आप, बड़े बड़े देश, दूसरे अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, कह रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। गर्व होता है ये सब सुनने से। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं होता? हमें भी होता है। हम भी खुश होते हैं कि हमारे देश की तारीफ हो रही है, लेकिन हम असलियत को नहीं भूल रहे हैं। असलियत ये है कि आप देश की जनता हो और आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आप महंगाई का सामना कर नहीं पा रहे हो, किसान ऋण के दलदल में फंसा हुआ है। ये भी सच्चाई है। इस सच्चाई को नकारा क्यों जा रहा है? ये सच्चाई आपको टीवी पे क्यों नहीं दिखती? हाँ? क्योंकि बिका हुआ है मीडिया। आपको मालूम है कि हमारे देश की मीडिया 90% से अधिक बड़े उद्योगपतियों की है। वो कंपनियां ही बड़े उद्योगपतियों की हैं। तो आपको सच्चाई कौन दिखाएगा? मोदी जी आते हैं मंच पे, वही कहते हैं जो 5 साल पहले कहा। मैं उनका भाषण सुन रही थी। क्या मोदी जी समझ पा रहे हैं? क्या होता है ना कि अब हमारे कितने पुष्ट हो गए राजनीति में, बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं हमने, सत्ता देखी है,
बहुत मंत्रियों को देखा है, कांग्रेस के मंत्री देखे हैं, भाजपा के देखे हैं, अन्य प्रधानमंत्री देखे हैं। तो क्या होता है कि जब कोई सत्ता में रहता है और सत्ता बहुत ज्यादा होती है उसके पास, तो लोग सच्चाई बताने से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं? अरे आप प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हैं? आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, तो जो सबसे बड़ा अफसर है उसको कभी कभी कांस्टेबल भी सच नहीं बताएगा, डर के मारे कि भाई नाराज हो जाएगा, मुझ पे ही मार पड़ेगी, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री जिसके पास इतनी सत्ता हो गई है, जो किसी को सवाल उठाने ही नहीं देता, उससे कौन सवाल पूछ रहा है? उसे सच्चाई कौन बता रहा है? उनको दिख भी रहा है कि यहाँ की देश की जनता कैसे जी रही है। वो समझ सकते हैं कि एक महिला के पास जो पैसे छोटे मोटे वो इकट्ठे करती है दिन रात काम करके, जब वो दुकान जाती है कुछ खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए, एक वर्दी, नए जूते, एक बोतल, स्कूल में पानी नहीं है पानी ले जाने के लिए एक बस्ता, तो कितनी मुश्किल से खरीद पा रही है। क्या प्रधानमंत्री जी समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। उनको तो कोई बताने वाला ही नहीं है। वो मंच पे आते हैं, उनको लगता है कि सब खुशहाल है, सब खुश है। सामने 10 लोग खड़े हो जाते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि देश खुश है। एक जो नाता होता है, जो रिश्ता होता है पब्लिक के साथ, वो सत्ता अक्सर तोड़ देती है उस रिश्ते को। सत्ता घेर लेती है इंसान को। और मुझे यकीन है कि मोदी जी के साथ यही हो रहा है। मैं उनके भाषण देख रही थी, वो बात कहीं की कर रहे हैं और जनता कहीं है। वो किसानों की खुशहाली की बात कर रहे हैं, यहाँ किसान अपना ऋण नहीं चुका पा रहा है। यहाँ गन्ने का बकाया नहीं दिया है उन्होंने 2017 से। जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो पूरा गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ था और ऋण माफ कर रहे थे ये बड़े उद्योगपतियों के। 20,000 करोड़ का ये नया संसद भवन बना रहे थे और गन्ने का किसान, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। और यही सब देश भर में यही हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं, अलग हो गए हैं आपसे, समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे आपको, G20 करा देंगे, कुछ कुछ करा देंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपकी एक असलियत है ना, आपकी एक सच्चाई है। उस सच्चाई को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस सच्चाई को आप दिन रात उस सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सोचिए, बहुत गहरी बात है, इसको समझिए। मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके हत्यारों को संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी जवाब दें। नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पे बैठे थे, कह रहे थे हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें मदद करिए, मोदी जी कहां थे? पूछिए मोदी जी से, कहां थे? जब हाथरस में एक महिला का रेप होता है और बीच रात में उसका शव जलाया जाता है, जिसने शव जलाया उसका आरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। कल योगी जी आ रहे हैं उत्तराखंड, योगी जी से पूछिए किसने बचाया उनको। योगी जी से पूछिए कि उन नाव की पीड़िता के साथ जो हुआ उसका संरक्षण, जिन्होंने वो किया उसका संरक्षण कौन कर रहा है? मोदी जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए। क्या मतलब है नारी शक्ति का? नारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप संसद भवन में
एक बिल को पास करें जिससे आप कहते हैं कि नारियों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे और वो आरक्षण 6 सालों के लिए नहीं मिलेगा। ये नारी शक्ति के लिए नहीं है, ये अपनी शक्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए है। बस चुनाव आ रहा है, सब समझ गए हैं। आज मंच में बैठा हुआ एक एक नेता समझ गया है कि इस देश की महिलाएं 50% हैं। समझ गए हैं कि महिला का वोट महत्वपूर्ण है। जब मैं चीखती चिल्ला रही थी इसके बारे में, जब मैं कह रही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे 2-3 साल पहले। अब अचानक पता चला कि महिलाओं के बगैर नैया पार नहीं होने वाली है, महिलाओं के बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। तो शुरू हो गई नारी शक्ति की बातें। और इतना बड़ा झूठ कि आप नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। जहां जहां देश में नारियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, बचाने वाले आप हैं। उन्नाव, हाथरस, ओलंपिक मेडलिस्ट, यहां पे अंकिता, बचाने वाले आप हैं। जो अत्याचार कर रहा है उनको संरक्षण देने वाले आप हैं। किस हिम्मत से देश के की जनता के सामने खड़े होकर कह रहे हो कि नारी शक्ति को बढ़ावा दोगे? मैं जानना चाहती हूं, मैं नारी हूं, मैं पूछ रही हूं, जवाब दो इस देश की महिलाओं को। क्या समझ रखा है हमें? आप चाहते हैं कि इस देश की महिला अनपढ़ रहे और दिन रात आपको पूजे, ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस देश की महिला कभी अपने पैरों पे खड़ी ना हो। इसलिए जितनी स्कीम्स निकालते हैं उसमें महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने की बात नहीं होती। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार में जो महिला है, जो सबसे बड़ी महिला है, उसको 1 लाख रुपए सालाना दिलवाएंगे हम। ये हमारी गारंटी है, मोदी जी की खोखली गारंटी नहीं है कि हम नारी शक्ति आगे बढ़ाएंगे, हम नारियों की सुरक्षा करेंगे और यहां अंकिता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी के खोखले बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के वो बयान, वो घोषणाएं हैं जो कांग्रेस करके रोज दिखा रही है अपने प्रदेशों में। 50% सरकारी रोजगार महिलाओं को दिलवाए जाएंगे ताकि आप अपने पैरों पे खड़ी हों, ताकि आपका सम्मान हो, आपकी इज्जत हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी इज्जत होनी चाहिए, आप सम्मान से अपनी कमाई कर पाएं। आशा, आंगनवाड़ी की महिलाएं दिन रात काम करती हैं, मिड डे मील की महिलाएं दिन रात काम करती हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र की सरकार आएगी तो जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उनके वेतन में वो दुगना होगा। इस बार कर ही डालो, इस बार बदल डालो, बहुत हो गया है, बहुत बेवकूफ बना दिया है देश को, बहुत ज्यादा। देखो, मैं जानती हूं कि मेरे परिवार के बारे में क्या नहीं कहा। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, है ना? ये आरोप लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं और फिर जिस पार्टी से, जिस दल में, जिस नेता का बेटा पकड़ सकते हैं उसको अपनी पार्टी में खींच के ले जाते हैं। परिवारवादी हम हैं। फिर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। बहुत इन्होंने हमारे बारे में कहा है, लेकिन मैं आपको दिल से बता रही हूं, बहुत पीढ़ियों से हमने सेवा की है। आप अगर सोच के हमें बताएंगे कि मेरे परिवार का कौन सा सदस्य सत्ता में रहा है पिछले 30 सालों से, बताइए। ये कहते हैं हमें सत्ता का लालच है,
हम सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े, अपने कुल की रक्षा की, और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों, अपने प्रजा की रक्षा की। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है, इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा खड़ा होगा। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, आपने बहुत दे दिया है। आपने इतना दिया है कि 10 पीढ़ियां नहीं चुका सकती हमारा ऋण। आप हमें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें नहीं चाहते तब भी हम सेवा करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची श्रद्धा होती है। ये मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, आप समझोगे। आप क्यों समझोगे? आप क्यों समझोगे? क्योंकि आपने सरहद पे अपने बेटों को भेजा है, इसीलिए आप समझोगे। आपके बेटे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के बेटे इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, इस देश के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी शहीद हुए हैं, इसलिए आप इस भावना को समझ सकते हैं, मोदी जी नहीं समझ सकते। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए, कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। त्याग आपने किया इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार इस देश के लिए त्याग करता है, इस देश के लिए शहीद होता है, उसका क्या मतलब है और उसकी दिल में कैसी श्रद्धा होगी। मैं इन सबको बताना चाहती हूं, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता है क्या दिखता है, हमें पता है क्या दिखता है, आपका भय दिखता है। हमें आपका भय दिखता है कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो हमसे, क्या हो गया, दोबारा सरकार नहीं आएगी, जनता का मन बदल गया है क्या? अगर एक प्रधानमंत्री जिसके पास इतनी सत्ता है, उसको इस नौबत पे आना पड़ रहा है कि 2-2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, तमाम नेताओं पे आपने केस डाल दिए, रोज सुबह से शाम तक आप यही कहते कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, ये भ्रष्टाचार। मैं ही ईमानदार हूं, खुद मैं अपनी प्रशंसा करूंगा, मैं ही एक ईमानदार इंसान हूं इस पूरे देश में, बाकी सब भ्रष्ट हैं। और आप 10 सालों में के लिए सत्ता में रहे हैं, आप क्या जनता को एक चीज नहीं गिना सकते कि आपने जनता के लिए क्या किया? कि आप सुबह से शाम तक सिर्फ ये भ्रष्टाचार की रट ले रखे हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकला क्या फिर? इलेक्टोरल बॉन्ड। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूची दिखाइए, पारदर्शिता चाहिए हमें, आपको किसने चंदा दी? क्या हुआ? अचानक
एसबीआई को चंदा की वो लिस्ट ही नहीं मिली पहले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट निकली। लिस्ट में क्या निकला? कोविड के वैक्सीन वालों से चंदा, पुल बनाने वालों से चंदा, जिनके पास एजेंसियां भेजी थी उनसे चंदा, और फिर एजेंसियां नहीं गई, लौटी उनके पास। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसने किया? जोर से बोलो। तो अब और कुछ बचा नहीं, चुनाव आ गए। काम के बारे में तो आपने बोलना नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, G20 गिना दिए। जब ओलंपिक में मेडल आए उसका भी श्रेय आपने ले लिया, ठीक है, आप ही ने जीते होंगे। अब बचा क्या है? बचा यही है ना कि जनता का ध्यान इन चीजों पे डालो जिनसे उनका जज्बात जुड़ा है। तो धर्म की बातें शुरू हो गई, हुई कि नहीं हुई? देखिए, असली धर्म जो होता है ना, हिंदू धर्म में ये कहा गया है, धर्म धारण करते हैं। ठीक है, धर्म के बारे में सिर्फ बोलते नहीं हैं। धर्म के बारे में बोलने वाले बहुत हैं। हमारे यहाँ भी एक बार दिवाली पे पूजा करने के लिए एक पंडित जी आए। मैं और मेरे पति बैठे थे और पंडित जी ने पहले तो पूछा कि कितनी चंदा मिलेगी। हमने बता दिया ठीक है जो भी है, कैसा वैसा ठीक है। शुरू हुई पूजा और मैं सुन रही हूं कि इनको तो एक भी भजन नहीं आता है, ये तो सारे श्लोक उल्टे पुल्टे बोल रहे हैं। तो मैं देख रही हूं अपने पति का चेहरा, हम दोनों हंसने लग रहे हैं कि ये कैसे पंडित जी आ गए। तो इस देश में ऐसे भी पंडित जी होते हैं कभी कभार, जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, अपना व्यापार बना देते हैं, होते हैं। और अच्छे पंडित जी भी होते हैं जो धर्म को धारण करते हैं, जो जब पूजा करने आते हैं अपने घर तो आपको समझा पाते हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि इस श्लोक का मतलब ये है कि अपना जीवन सादगी से जियो, ये धर्म है हमारा, सच्चाई हमारा धर्म है। तो धर्म के बारे में बोलना काफी नहीं होता, धर्म को धारण करना पड़ता है। अगर आप कहते हो कि आप धार्मिक इंसान हो और आप मंच पे खड़े होकर जनता को रोज झूठ बोलते हो तो आप धार्मिक इंसान नहीं हो। तो आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो सत्ता के लिए। आप माता के उपासक नहीं हो, आप सत्ता के उपासक हो। नवरात्रि चल रही है, बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन में रामनगर भी गई, जहाँ पे मेरा एक पुराना छोटा सा मंदिर है जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, और आज यहाँ हरिद्वार आई हूँ। नवरात्रि के समय चुनाव चल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? जो असली धार्मिक व्यक्ति है वो आपके सामने सच्चाई ही रखेगा। जो नकली धार्मिक व्यक्ति है वो धर्म की बातों पर आपको उकसाने की कोशिश करेगा, आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करेगा ताकि चुनाव में उसका फायदा हो। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम तो समझाते समझाते थक गए हैं। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। 10 सालों से आप देख रहे हैं सब कुछ, सब आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, और आपका जीवन संघर्षों के दलदल में है। महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, मुश्किलों में हो, लेकिन आप सच्चाई को पहचान क्यों नहीं रहे हो? यही मेरी आपसे सबसे बड़ी शिकायत है। पहचान लो सच्चाई को, और कहीं नहीं है, आपके जीवन में है। आपके जीवन का जो अनुभव है ना, वही सत्य है, वही सत्य है। हिंदू धर्म के सब गुरुओं ने यही कहा है, तुम्हारे जीवन के अनुभव में ही सत्य है, उस सत्य को पहचानो। आज मैं कह रही हूं कि इस देश का सत्य इस देश की जनता के संघर्ष में है। इस देश की जनता को पहचानना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। जागो, बहुत हो गया है ये।
जागो और तय करो कि इस बार जो सरकार आप लाओगे वो आपकी सरकार होगी। वो एक ऐसी सरकार होगी जो आपके लिए काम करेगी, जिसकी स्कीम आपके लिए बनेगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, जो आपके लोन माफ करेगी, आपके कर्ज माफ करेगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के सिर्फ नहीं। तो आप समझ लीजिए कि अब समय आ गया है। अगर आज आप नहीं जागोगे 5 साल और आपको भुगतना पड़ेगा। आप अच्छी अच्छी चीजें देखोगे लेकिन आपका जीवन नहीं बदलेगा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सच्चाई बताओ मुझे, इन 10 सालों में कितना बदलाव आया आपके जीवन में? खुश हो? खुश हो? नहीं। फिर से भाजपा की सरकार चाहते हो तो बदलाव लाओ, मन बनाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। सच्चाई को, मैं बार बार कह रही हूं, सच्चाई को समझो। अपने लिए नहीं कह रही हूं, मैंने आपको बताया, पुश्तों से सेवा करते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिल गया है। हमारा भविष्य चाहिए, कुछ भी कर लें, हमारा भविष्य ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि आपका प्रेम है, आपका प्यार है, बहुत दिया है आपने, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपके लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रही हूं। पढ़े लिखे हो, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, मेहनत करते हो, इस देश से प्यार करते हो, इस मिट्टी से प्रेम करते हो, देशभक्त हो, तो इस बार वोट अपने लिए दो, जनता के लिए दो, किसी नेता के लिए मत दो। अपने भविष्य को बदल डालो, यही मेरा आग्रह है आपसे। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक आध बात छूट गई है, एक आध बात अगर छूट गई है, तो हमारा जो घोषणा पत्र है उसे न्याय पत्र कहा है हमने इस बार, उस न्याय पत्र को जरूर आप पढ़िए, इंटरनेट पे जाके ढूंढ के उसको पढ़िए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमने किस सबके लिए कुछ सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।